हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज के सेशन में हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन को सीखेंगे। टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, नेमिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है। तो बच्चों, इस सेशन को अटेंड करने से पहले आप चाहें तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक क्विक रिकैप से। तो बात करते हैं हम अपने अलजेब्रा के दो हीरोज की, जो हैं दो सिंबल्स, और वो दो सिंबल्स हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये अननोन होते हैं, इनकी वैल्यू अननोन होती है। हैव नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, इट्स वैल्यू वेरीज विद द गिवन क्वेश्चन, कंडीशन एंड सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एक्सप्रेशन में, अलग अलग कंडीशन में इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? नोन वैल्यूज होते हैं। हैव वैल्यू ऑफ इट्स ओन, उनकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ऑल नंबर्स आर बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। 2 मीन्स 2। अब ये वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथ्स के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जब ये सारे आपस में मिलके किसी कंडीशन को, किसी बात को, किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन अब हम सीखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे 8 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करने हैं। तो बच्चों, जस्ट पॉज द वीडियो एंड अपने आप से एक बार इसे करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हम इसको आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 टाइम्स x। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, राइट? इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 5 टाइम्स x मीन्स 5 इंटू x। ठीक, क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में अगर हमें ऑलरेडी वेरिएबल दे रखा है, जैसे यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ p, तो हमको वही वेरिएबल्स यूज करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई दूसरा ले लें। यहाँ x दिया है और हम y लिख दें। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 5x। ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये साइन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। कभी कभी हम डॉट भी लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट, z लेस देन y। z लेस, जो लेस होता है वो होता है सब्ट्राहेंड, यानी उस वैल्यू के आगे माइनस साइन आता है। ओके, तो z लेस देन y, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? z जो है वो लेस हो रहा है, माइनस हो रहा है, किसमें से? y। ओके, सो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। इंक्रीज p बाय 4। अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है मीन्स एडिशन। ठीक है, सो इंक्रीज p बाय 4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? p प्लस 4। p जो है 4 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, कोशेंट ऑफ x बाय 10। कोशेंट मीन्स जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट मिलता है, राइट? सो बाय 10 मीन्स दिस 10 इज अ डिवाइजर एंड दिस x इज अ डिविडेंड। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ऐसे ही होता है ना? तो हमें क्या मिलता है? कोशेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोशेंट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोशेंट ऑफ w बाय n एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ये थोड़ा स्टेटमेंट लंबा है और इसमें दो बातें हो रही हैं। एक हो रही है कोशेंट ऑफ w बाय n और दूसरी बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड, राइट? तो जब ऐसा कंडीशन स्टेटमेंट होता है तो पहले वो जो दो पार्ट है उस एक स्टेटमेंट पे, उन दोनों पार्ट्स को पहले अलग अलग समझ लो। ठीक,
पहला पार्ट क्या कहता है, क्वोशंट ऑफ W by N मीन्स W डिवाइडेड बाय N एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब इसको किस में ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मीन्स A टाइम्स B, राइट, मीन्स A B, इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। ओके, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेटमेंट को हम, W अपॉन N प्लस A टाइम्स B। नाउ द सिक्स्थ इज 12 टाइम्स अ नंबर N इज इंक्रीज्ड बाय Q। ओके, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है Q से, यानी प्लस Q हो रहा है। किसमें प्लस Q हो रहा है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, 12 टाइम्स अ नंबर N, नंबर N का 12 टाइम्स Q से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स 12 टाइम्स N इज इंक्रीज्ड बाय Q। ओके, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12N प्लस Q। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ इज रिया स्कोर्स 99 मार्क्स इन मैथ्स एंड Y मार्क्स इन साइंस, सो व्हाट इज हर टोटल स्कोर, टोटल स्कोर मींस मार्क्स इन मैथ्स प्लस मार्क्स इन साइंस। तो मैथ्स में कितना है 99 एंड साइंस में कितना है Y, तो दोनों को हमने सिंपल ऐड कर दिया। So the expression for this statement is basically 99 plus Y. Easy? Now the eighth point. Isha covers Z meter in one step. How many meters does she cover in 15 steps? Okay? तो अगर मान ले ये ईशा का स्टेप है, एक फीट है, ओके, तो एक स्टेप में वो Z मीटर्स कवर कर रही है, तो 2 में Z प्लस Z, तो 15 में रिपीटिव एडिशन Z प्लस Z 15 टाइम्स। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट इज 15 टाइम्स Z, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 15Z। ओके, सो इन दिस वे हम गिवन स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स पे बेस्ड है। तो टर्म्स क्या होता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद प्लस साइन, ठीक है। अगर माइनस साइन से कनेक्टेड है तो भी वो टर्म होता है, बट उस केस में हमारा टर्म नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके सारे टर्म्स बताने हैं। तो बच्चों अगेन वीडियो पॉज करो, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप इसको आंसर करो, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज 3x की पावर 5 प्लस 4y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y प्लस 7। तो हमने टर्म को कैसे समझा था, एक्सप्रेशन में जितने भी प्लस साइन है उसको हम मार्क करेंगे, प्लस साइन। अब यहाँ ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम कैसे प्लस में कन्वर्ट करते हैं, हम इस नेगेटिव साइन को टर्म में बना देते हैं, टर्म हमारा नेगेटिव हो जाता है और ये नेगेटिव टर्म हमारे एक्सप्रेशन में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने टर्म्स है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, 3x की पावर 5, 5y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमारे किसी भी टर्म के आगे माइनस साइन है, कोई भी पार्ट नेगेटिव साइन से कनेक्ट होता है, दैट मीन्स वो टर्म नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ ये नेगेटिव से कनेक्टेड था तो ये टर्म नेगेटिव है, एंड द लास्ट इज 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जल्दी से बताओ। यस, कहाँ कनेक्शन है, यहाँ पे प्लस से कनेक्शन है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब दिस टर्म इज नेगेटिव और नेगेटिव टर्म ऐड हो रहा है, दिस टर्म इज नेगेटिव एंड नेगेटिव टर्म ऐड हो रहा है। माइनस साइन को हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो हमारे पास अब कौन कौन से टर्म्स हैं, a रेज टू द पावर 5 माइनस 3ab माइनस b स्क्वायर एंड 6, ओके। तो इस तरह से हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कांस्टेंट टर्म।
अब यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना है। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? वो टर्म जो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल उसके फैक्टर में, उस टर्म के फैक्टर में वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हमें इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स आइडेंटिफाई करना है। अगेन पॉज करो, डू इट योरसेल्फ। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन सा टर्म है। ये टर्म, इसमें वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट तो है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ वेरिएबल फैक्टर भी है। और कांस्टेंट टर्म का मतलब ओनली एंड ओनली कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखा दिस टर्म इज ओनली एंड ओनली कांस्टेंट। ठीक है, अगेन हमने क्या देखा? ये माइनस साइन से कनेक्टेड है, यानी कि ये टर्म नेगेटिव है जो कि ऐड हो रहा है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? -3। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल ए यहाँ हर जगह वेरिएबल यूज हो रहा है, एक फैक्टर वेरिएबल है उस टर्म में। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जिसमें ओनली एंड ओनली कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द टर्म्स आर गिवन। अभी हमें एक्सप्रेशन दिया था, टर्म्स बताना था। अब इसका उल्टा, हमें टर्म्स दिया है और हमें एक्सप्रेशन बनाना है। वेरी इजी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है टर्म्स को बस आपस में कनेक्ट कर देना है प्लस साइन से और हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारे क्या क्या टर्म्स है? एक्स स्क्वायर पहला टर्म, ऐड कर दो दूसरे टर्म को, ऐड कर दो नेक्स्ट टर्म को, हर टर्म को हमें प्लस 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 कर देना है। ओके, प्लस -7x² प्लस 5xy² प्लस -2। राइट, अब हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हमें मालूम है अगर नेगेटिव टर्म ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। राइट, या हम यहाँ पे इंटीजर कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें नेगेटिव मिलता है। ओके, तो हमें क्या फाइनल आंसर मिलेगा? x² -7x² प्लस 5xy² -2। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये प्लस माइनस वाली बात समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट, -2a³ दिस हमें टर्म्स अगेन दे रखे हैं, हमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो जस्ट हमें इन टर्म्स के बीच में प्लस साइन लगाना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? -2a³ प्लस 7ab² प्लस -6ab प्लस 8। ओके, और इसको कैसे, इस प्लस माइनस को अगर और सिंप्लीफाई कर दें, -2a³ प्लस 7ab², अगेन नेगेटिव टर्म का ऐड होना, यानी कि वो जो उसकी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू में जो सिर्फ बिना साइन के वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, मींस -6ab प्लस 8। यहां हम इंटीजर कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो हमेशा हमको माइनस साइन मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो टर्म्स जिनके वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोडक्ट, वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है, उनको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या क्या दे रखे हैं टर्म्स? 2xy yz x and yz by 2। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल पार्ट, ओके, मींस वेरिएबल जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। ढूंढते हैं, यहाँ yx है, सॉरी xy yx एक ही बात है, xy है, देखो कहीं और xy है? नहीं। ठीक है, फिर हमने देखा yz, यहाँ पे yz है, देखो कहीं और yz है? यहाँ पे yz है। ओके, yz by 2 है।
हम कभी भी कांस्टेंट पार्ट को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली फोटोकॉपी होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ YZ है, यहाँ YZ है, YZ का ZY हो सकता है, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो ये दोनों लाइक है। नाउ ये बचा 3x, इसमें x है। अब कोई टर्म दिख रहा है जिसमें सिर्फ x हो, ये हम नहीं बोलेंगे कि इसमें मैम x तो है नहीं, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं मेरे पहले वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी ये बात समझ सकते हो कि जो वेरिएबल में पार्ट में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे होने चाहिए दोनों में सेम। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ x है, यहाँ xy है, तो ये लाइक नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लाइक टर्म्स है यहाँ पे, हम कैसे समझेंगे इस वेरिएबल पार्ट को देख के। तो क्या क्या लाइक टर्म्स आए, YZ एंड YZ by 2, ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट -2x²y। अब देखते हैं, ये x²y है। ठीक है, अब देखो ढूंढो कहीं x²y और है, ये x²z है, ये yx² है। तो yx² कहो चाहे x²y, x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी y एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां दोनों जगह, मींस प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर्स का सेम है, उनका ऑर्डर चेंज है, ऑर्डर चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो ये दोनों आपस में लाइक हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट ढूंढते हैं, ये है x²z। अब देखिए कहीं x²z दिया है इसमें, ये है x²y², राइट। ये दोनों आपस में अलग अलग वैल्यूज हैं, राइट। ये x²y² है, ये x²z है, दैट मीन्स यहाँ पे लाइक टर्म्स ये दोनों ग्रीन वाले हैं, और वो क्या है, -2x²y एंड -yx²। सो दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स। समझ में आ रही है बात, इजी है। लास्ट में 7a²b दिस। ओके, चलो फिर से ढूंढते हैं, a²bc, 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू b इंटू c, एग्जैक्टली यही चीज चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, a इंटू a, c इंटू b, सेम चीज है, इनका ऑर्डर चेंज है, बस सीक्वेंस चेंज है। अगेन सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मींस ये लाइक है। अगेन a², यहाँ पे a² नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ a है और c³ है, सो दिस इज डिफरेंट। यहाँ a b तो है, लेकिन यहाँ c² है, राइट। क्या है यहाँ पे, c का स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स ये भी डिफरेंट है। और यहाँ अगेन क्या हो रहा है हमारा, यस, a²bc, अगेन हमको ये सेम चीज मिल रही है, 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, b इंटू c, तो हमारे ये 3 लाइक टर्म्स होंगे। और क्या होंगे वो 3 लाइक टर्म्स, 7a²bc -3ca²b एंड द लास्ट इज -4/3cba²। तो हम देख सकते हैं यहाँ तीनों ही जगह पे जो फैक्टर्स हैं वो सब इनके सेम फैक्टर्स हैं, a इंटू b इंटू c, a इंटू b इंटू c। यहाँ पे भी देखोगे तो a इंटू b इंटू c। हम कभी भी जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कंसिडर नहीं करते हैं लाइक टर्म्स के लिए। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टर्म। जब हम टर्म को ब्रेक करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में तो हमें उस टर्म के फैक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2, 2 एंड 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो वैसे ही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म को हम ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, और वो हर एक वैल्यू उसका फैक्टर होगा, उस टर्म का फैक्टर होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। तो बच्चों पॉज करो, ट्राई करो सारे क्वेश्चंस अपने आप, एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, ठीक है। सो पहली एक्सप्रेशन है 3x²y + 10ab, इसको, इसके टर्म्स को हमें फैक्टर करना है। ओके, तो पहला टर्म हमारा है ये, इसके हम फैक्टर्स देखेंगे तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, 3
इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो 3x स्क्वायर y के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 3x, x एंड y। ओके, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें 3x स्क्वायर y मिल जाएगा। सो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये क्या है? इसके, इस टर्म के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसका बता दो 10ab, 10 के फैक्टर करेंगे, 10 कैसे मिलता है? 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b। यस, है ये फैक्टर्स। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसको भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक किया, सो दैट कि जब वो वापस मल्टीप्लाई करे तो हमें वापस से ये टर्म मिल जाए। सो 2, 5, a एंड b आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। नाउ द नेक्स्ट 4x क्यूब y स्क्वायर, हमें हर टर्म का फैक्टर करना है। ओके, सो 4 मीन्स 2 इंटू 2, x क्यूब मीन्स x इंटू x एंड y स्क्वायर मीन्स y इंटू y। तो हमें इतने सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैं लिख देती हूं, नेक्स्ट टर्म है हमारा 6xy क्यूब। अब इसके हम फैक्टर्स करें, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक है, x y क्यूब y इंटू y, हमें इसके इतने फैक्टर्स मिलेंगे। जब ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वापस से इसी टर्म को दे विल फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट इज -3xy क्यूब। ये जो नेक्स्ट टर्म है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स ये टर्म नेगेटिव है। नेगेटिव साइन को हमेशा कंसिडर करना है। नाउ इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अब इसके फैक्टर है -3xy, राइट? आई बात समझ में? हमारा जो वेरिएबल है वो एक प्लेस होल्डर होता है, राइट? ये कोई अपनी खुद की वैल्यू तो होल्ड करता नहीं है कि ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव होल्ड करेगा कि क्या करेगा। तो अगर टर्म में नेगेटिव साइन है तो हम जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव साइन उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ लगाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दिस टर्म। क्या है ये टर्म? 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स 2 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू z इंटू z। तो इसके हमें इतने सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। जब हम इन सबको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हर टर्म को अलग अलग फैक्टराइज किया। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ। मतलब अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है। हमें टर्म दिया हुआ है, दिस इज अ टर्म, और इसमें हमें कोफिशिएंट लिखना है ऑफ x। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है? जब हम किसी भी टर्म को फैक्टराइज करते हैं तो एक स्पेशल फैक्टर हम निकाल लेते हैं उसमें से, जिसका हम बर्थडे मनाते हैं। उस स्पेशल बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल को हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो वो कोफिशिएंट होता है, किसका कोफिशिएंट होता है? जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का। सो इन दिस केस -3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x y क्यूब, जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का। x इज अ कोफिशिएंट ऑफ -3y क्यूब। अगर x की मैं बात करूं तो x किसका कोफिशिएंट है? जो बच गया, -3y क्यूब। बात समझ में आ रही है? सो कोफिशिएंट इज ऑल्सो अ फैक्टर। किसका होता है वो? बचे हुए फैक्टर्स के प्रोडक्ट का। तो अब हमें यहाँ पे बताना है, तो क्या होगा? चलो बताओ मुझे, किसका है? x किसका कोफिशिएंट है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, x का कोफिशिएंट कौन है? x का कोफिशिएंट है yz। ओके, तो यहाँ इस बात को भी हमें ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कोफिशिएंट सिर्फ एक फैक्टर हो, एक से ज्यादा फैक्टर भी मिलके एक कोफिशिएंट बना सकते हैं, स्पेशल बन सकते हैं। दो बच्चों का भी सेम डे बर्थडे बन सकता है। मींस कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 3 और x का मैंने एक साथ कर दिया, मैंने कहा 3x कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? 3x, जो रेस्ट ऑफ दी फैक्टर्स बचे उनके प्रोडक्ट का। तो क्या बचा? 2y क्यूब। सो 3x, दिस 3x इज अ कोफिशिएंट ऑफ 2y क्यूब।
ठीक है। तो बर्थडे हम 2 लोगों का 3 लोगों का भी एक साथ मना सकते हैं। कोफिशिएंट में हम 2-3 फैक्टर्स को भी आपस में कंबाइन करके एक कोफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। और वो कोफिशिएंट बाकी जो फैक्टर्स बचे उनके प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है yz, जो बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट, ठीक है। y इन -3y, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है -3, इसके अलावा जो बचा हुआ है -3, तो वो कोफिशिएंट है। x क्यूब इन x क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि मैम 1 हो जाएगा, नहीं, x क्यूब तो इसी टर्म में है ना, प्लस 1 तो ये दूसरा टर्म हो गया, यहाँ तो x क्यूब है ही नहीं, तो इसको तो हमें ध्यान ही नहीं देना है, राइट। कोफिशिएंट हमेशा टर्म का होता है, तो यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट यानी वो टर्म जिसमें x क्यूब हो, हम उस टर्म को कंसिडर करेंगे, तो वो टर्म सिर्फ यही है। अब मैम x क्यूब तो अकेला है, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या रखेंगे, कुछ कैसे नहीं है, इसके साथ हमारा 1 है। 1 इंटू एनी वैल्यू इज ऑलवेज नंबर इटसेल्फ वैल्यू, उसकी वैल्यू वही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो x क्यूब का मतलब क्या है 1 टाइम्स x क्यूब, माइनस x क्यूब का मतलब क्या है -1 टाइम्स x क्यूब। बात समझ में आई। सो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा 1, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1। और मान लो होता -x क्यूब, तब होता कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे क्या होता -1। आई बात समझ में, ठीक है। तो कोफिशिएंट इज अ स्पेशल फैक्टर और ग्रुप ऑफ स्पेशल फैक्टर्स जो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, वो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट हो सिर्फ, ठीक है। मींस हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हर टर्म में। मींस और अच्छे से समझते हैं कैसे। पहला टर्म है 4x²y, कांस्टेंट कोफिशिएंट मींस सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए कोफिशिएंट में, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है 4, राइट। तो अब हम ये नहीं कहेंगे 4 तो मैम 2 इंटू 2 से बना है, तो हम 2 लें कि 4 बोलें। जितना भी टोटल कांस्टेंट वैल्यू है उस टर्म में हम पूरी कांस्टेंट वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x²y। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, हमें हर टर्म का बताना है। 4 इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x²y, ये बताना पड़ेगा किसका कोफिशिएंट है, सिर्फ कोफिशिएंट है ये बता के काम नहीं चलेगा, ठीक है। इन टर्म 4x²y, ओके। फिर इस टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, यहाँ माइनस साइन है, मींस दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है इस फैक्टर में -3/2 इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x, ऑफ किसका कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये, यहाँ पे ये xy का कोफिशिएंट है इन द टर्म। अब ये टर्म कौन सा है -3/2 xy, ये पूरी बात होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट 5/2, किसका है इसका कोफिशिएंट है। सो हम कहेंगे 5/2 इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ xy² in the term 5/2 xy²। ये पूरी बात होगी, कोफिशिएंट किसका है और किस टर्म में है ये, ठीक है, क्लियर। तो ये नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा, इसी का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट, जल्दी से बता दो, दिख रहा है, सीधे ही दिख जाता है -5/3। सो -5/3 इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x² y in the term -5/3 x²y, okay. Now next 4/7 is a constant coefficient of xyz, okay, and here 3 is a constant term,
ठीक है, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्लियर, बात समझ में आई? तो हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम देते हैं उनके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। जब हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होता है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। जब प्लस या माइनस से कनेक्टेड टू पार्ट्स होते हैं यानी टू टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल। जब 3 टर्म्स तो ट्राइनोमियल, जब 4 टर्म्स तो क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। पॉज कर लो वीडियो, एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक माइनस साइन है, राइट, यानी कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं और ये टर्म जहां माइनस साइन जिसके आगे है वो नेगेटिव टर्म है। तो इस नाम में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनने होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव टर्म हो चाहे वो नेगेटिव टर्म्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये एक टर्म हमारा कनेक्टेड है -y², तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल्स। ओके, बिकॉज हमारे पास 2 टर्म्स है। नेक्स्ट, इसमें कितने पार्ट्स कनेक्टेड है, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड मीन्स 4, सो क्वाड्रिनोमियल। नाउ यहाँ पे कितना टर्म है? यहाँ कुछ नहीं है यानी +0, कुछ नहीं, एक ही टर्म है, तो यहाँ पे कितने टर्म है? 1, इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। क्लियर है? तो डाउट वेरी इजी। अब यहाँ पे काउंट करें कितने टर्म्स है हमारे पास? 1 2 3, तो क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट काउंट करें यहाँ कितने टर्म्स है हमारे पास? 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 1 2 3 टर्म्स नेगेटिव है। ठीक है, माइनस साइन से कनेक्टेड है, बट हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? अगेन क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ लिया, ठीक है, पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही वर्जन है, एक नेक्स्ट वर्जन है, जहां पे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे अगर ये एक्सप्रेशन लिया तो इसका जो वेरिएबल पार्ट है, हर टर्म के वेरिएबल पार्ट का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मालूम है ना, जो ऊपर लिखा जाता है, राइट, ये जो एक्सपोनेंट होता है ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए, इनमें से कुछ एक होना चाहिए, नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट y² + 2, तो हम देखेंगे हर टर्म में वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखेंगे। इस टर्म में वेरिएबल है y का एक्सपोनेंट है 2 इज अ होल नंबर। ओके, अब 2 में चेक करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो इसमें वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में 3 टाइम्स t⁻⁴ t का एक्सपोनेंट हाफ है, 1/2 है, सो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ जो वेरिएबल हमने t यूज किया है इसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से हमें अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर कहीं भी एक जगह मिल गया तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। सो दिस एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हमने चेक किया, y का मतलब क्या है? इसका एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, सो इट इज ओके। फिर हमने नेक्स्ट में देखा 2 y की पावर, अब यहां हमें क्या मिल गई? -1। अब यहाँ y का एक्सपोनेंट क्या मिला हमें? -1। और क्या -1 हमारा होल नंबर होता है? नहीं होता है। सो -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ
polynomial. It is an algebraic expression, but this algebraic expression is not a polynomial. Clear? Next, find the values of algebraic expression. अब next क्या है कि हमें expression दिया होता है और वेरिएबल की वैल्यूज दे देते हैं हमें, और हमसे कहा जाता है इसकी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो. जैसे यहाँ पे हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हमें सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं होता. यहाँ हमें क्या करना होता है, जहां ये वेरिएबल है वहां उसकी वो वैल्यू को पुट कर दो. x की जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है. सो 1, बाकी चीजें एज इट इज, 1 प्लस 7. So what is 1 plus 7? 8. So the value of x plus 7 at x is equal to 1 is 8. ठीक है. Next निकालते हैं value of 2y square plus 5 at y is equal to 3 means 2 into y square मतलब y की वैल्यू 3 है, तो हमें 3 स्क्वायर करना है. 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3, ओके, प्लस 5. हमेशा कैलकुलेशन में जब मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कई चीजें होती हैं, हमेशा BODMAS को ही हमें फॉलो करना होता है. तो इसलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे. ठीक है. तो क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, 22. So the value of this expression at y is equal to 3 is 22. कोई डाउट नहीं, 22 नहीं, सॉरी 23, नॉट 22, प्लस 5 है. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज 23. नाउ नेक्स्ट x y माइनस 13 एट x. अब यहाँ पे दो है वेरिएबल्स, x और y दोनों है, तो अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, तो हम उन दोनों की वैल्यू वहां पे प्लेस कर देंगे. x की जगह हम 10 रखेंगे, y की जगह हम 2 रख देंगे. तो हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म है एक्स वाई, x इंटू वाई यानी 10 इंटू 2, क्यों, क्योंकि x 10 है y 2 है, माइनस 13. अगेन BODMAS को ही फॉलो करना है. तो क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 2, पहले मल्टीप्लीकेशन, क्या मिला 20 माइनस 13, कितना मिलेगा 20 माइनस 13, बताओ फटाफट बच्चा पार्टी, 7. ओके. सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x 10 और y 2 क्या आई, 7. नाउ नेक्स्ट 10n प्लस 100 एट n इज इक्वल टू अंडा 0. ठीक है. कैसे निकालेंगे, अगेन हम n की जगह वो वैल्यू प्लेस कर देंगे. तो क्या मिलेगा हमको, 10 इंटू 0, n की वैल्यू 0 है, प्लस 100 क्या आएगा बताओ. 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर 0 हो जाता है. ठीक है. तो दिस पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 100. 0 प्लस एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ. सो द आंसर इज 100. तो इस एक्सप्रेशन का एट n इज इक्वल टू 0 क्या वैल्यू होगी, 100 होगी. ओके. तो बच्चों ये थे हमारे अलजेब्रा के कुछ स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसपे हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं. और सेम टॉपिक्स को मैंने, सेम कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा फॉर बिगनर्स. तो इसको इस सेशन को करने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. और इसके बाद आपको अपनी बुक से, वर्कशीट से भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस इज मस्ट. और अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं. ओके बच्चों, देन कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.